Dear friends, welcome you all. In today's video, we are going to discuss about the laws and judiciary basically. So first of all, we will be understanding laws and the aspects related to that. So welcome you all. I am Suraj Kumar Tiwari and we are going to study this chapter related to the judiciary and laws. So first question is that do laws apply to all? Let's see. So members of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. जब भारत का संविधान बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, वो इस बात पे सहमत थी कि कोई आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए पावर का। मतलब अपने मन से जो भी कुछ कर दिया आर्बिट्रेरी वे में, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। लाइक अर्लियर मोनार्की में, जैसे राजतंत्र में राजा जो कह देता था वही नियम था, वही शासन था, वही कानून था, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो थी, उसमें जो भी लोग थे पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो सभी इस मुद्दे पे, इस बात पे सहमत थे। सो द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर। तो आपको मालूम होगा कि पहले के समय में कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते थे। फॉर द सेम ऑफेंस पीपल वर पनिश्ड डिफरेंटली। एक ही तरह के अपराध के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के दंड निर्धारित किए गए थे, जब राजतंत्र था या उससे पहले की जो अलग अलग तरह की शासन प्रणालियां थी। तो इस तरह का जो भी डिस्क्रिमिनेशन था, उसे समाप्त करने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये इंश्योर किया, ये ऐसा प्रावधान बनाया कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सके। तो वो कौन से डिस्क्रिमिनेशन, कौन किस प्रकार के भेदभाव होते थे? द डिस्क्रिमिनेशन में बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, या लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे, कि कोई पुरुष है तो उसको कम दंड देना, कोई महिला है तो उसको अधिक दंड देना, कोई ऊंची जाति का है तो उसे कम दंड देना, कोई छोटी जाति का है तो उसे ज्यादा दंड देना, कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है तो उस बायसनेस के साथ उसे पनिश करना। ये अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस तरह के सिचुएशंस थे। चाहे कुछ देशों में ब्लैक एंड वाइट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो, काले गोरे, श्वेत अश्वेत का डिस्क्रिमिनेशन हो, या अलग अलग तरह के क्रिश्चियंस नॉन क्रिश्चियंस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो, सुन्नी और सिया का डिस्क्रिमिनेशन हो। तो इस तरह के जो भी भेदभाव रहे हैं, तो इन सारी चीजों को, इन भेदभाव को खत्म करने के लिए, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी, उसने ये इंश्योर किया कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में ना हो। एक इंडिपेंडेंट इंडिया जो हो, वो भेदभाव रहित हो, डिस्क्रिमिनेशन लेस सोसाइटी इंश्योर करी जाए। फॉर दैट पर्पज वी सी द members of the constituent assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. I hope it's clear to all of you. All laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. अब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर है, अंबानी है, अडानी है, तो वो मतलब रिच है, कहीं ना कहीं वेल्दी है, या फिर किसी ऊंची जाति का है, या फिर किसी स्पेशल धर्म का है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, या इस तरह की कोई भी चीजें, बस उसके बेसिस पे उसे लॉ से भी ऊपर कर देना, कानून उसके लिए कुछ नहीं है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी लॉ है वो सब पे बराबर, सबके साथ बराबर अप्लाई हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ये सारी चीजें। ओके।
Moving forward, let's see. In ancient India, there was caste based discrimination. Two persons for the same crime were punished differently. We already discussed that. British colonialists arbitrarily ruled India. तो ब्रिटिशर जो थे अपने मन से जो मन करता था कानून बना देते थे। कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कानून बना देते थे, कभी सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज कर देते थे, कभी रिंग फेंस पॉलिसी इम्पोज कर देते थे। अलग अलग तरह के कानून, कभी पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी इम्पोज कर देते थे। तो वो अपने मन से उनके सेल्फ इंटरेस्ट में जिस तरह के भी रूल्स रेगुलेशन की जरूरत थी वो ऐसा कर देते थे। कभी परमानेंट सेटलमेंट कर देते थे, कभी महलवाड़ी सेटलमेंट कर देते थे, कभी रैयती सेटलमेंट कर देते थे। तो इस तरह की चीजें करते थे। वैसे ही देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, अलग अलग तरह के टैक्सेशन लगा देना, सेंसरशिप लगा देना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट एटसेट्रा। तो वो उनके मन में जो भी आता था, 1919 का रॉलेट एक्ट, अनार्कियल एक्ट भी जिसे हम बोलते हैं, तो किसी भी जो मन करता था आर्बिट्रेरी वे में वो रूल इम्पोज कर देते थे। Sedition Act of 1870. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. तो 1870 में एक राजद्रोह कानून पारित कर दिया कि ब्रिटिशर्स द्वारा, और बोल दिया गया कि जो भी है अगर ब्रिटिशर्स का अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और कोई उसे अपने पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया जाता था उसे। न्यायालय में न्याय की भी जो एक प्रोसेस होता है उसे भी फॉलो नहीं किया जाता था। आई होप यू ऑल गेटिंग इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, by the end of the 19th century, Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई, जानकारी बढ़ती गई, लोग धीरे धीरे शिक्षित होने लगे, मिडिल क्लास डेवलप होने लगा, मिडिल एजुकेटेड क्लास यू कैन से। तो वो धीरे धीरे जैसे इंडिया में लीगल प्रोफेशन को लेकर लोग अवेयर हुए, यहाँ पे भी लीगल प्रैक्टिस चालू हो गई। तो जो इंडियन बैरिस्टर्स थे, एडवोकेट्स थे, लॉयर्स थे, उन्होंने भी इंडियंस के लिए सेम रिस्पेक्ट की डिमांड की कि हमें भी वही डिमांड, हमें भी वही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो ये एक ब्रिटिश लॉयर को, ब्रिटिश एडवोकेट को या ब्रिटिश बैरिस्टर को मिलता है। फाइन, ओके। Indian played a major role in the evolution of rule of law during colonial period. Dear friends, you remember one thing, mostly the Indian uh, leaders involved in the freedom struggle of India, like the Sardar Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Motilal Nehru, even Mahatma Gandhi, Dr. Rajendra Prasad. So all those leaders you see, maximum are, most of them are lawyers, advocates at that time. उन्होंने काफी बड़ा रोल, मेजर रोल प्ले किया है। इंडियन प्लेड अ मेजर रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग colonial period. Colonial period you can understand from 1757 to 19 till 1947 you can say, when British somehow enslaved India और British colonized India you can say, जब ब्रिटिशर्स ने भारत को अपने अधीन कर लिया था, गुलाम बना लिया था, कहीं ना कहीं ब्रिटिश का रूल हम पे लागू था। हम एक उपनिवेश थे उस समय, कॉलोनी थे ऑफ द ब्रिटिशर्स। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। अब जैसे जैसे भारत में लोग एडवोकेट्स बनने लगे, बैरिस्टर बनने लगे, लॉयर्स बनने लगे, तो उन लोगों ने भारतीयों के साथ जो एट्रोसिटीज होती थी, जो ऑपरेशन होते थे ड्यू टू द यू कैन से द बायस्ड और आर्बिट्ररी लॉ ऑफ द ब्रिटिश, तो उसके अगेंस्ट में ये जो लोग थे, जो न्यू मिडिल क्लास कह सकते हो, जो कि अधिवक्ता बन रहे थे, उन लोगों ने भारतीयों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़नी शुरू की न्यायालयों में।
Second, Indian judges also began to play a greater role in making decisions. लोग अधिवक्ता भी बनने लगे, एडवोकेट्स भी बनने लगे, बैरिस्टर भी बनने लगे, एज वेल दे वर बिकमिंग मेंबर ऑफ द जुडिशियरी ऑल्सो। लोग जज भी बनने लगे, न्यायाधीश भी बनने लगे। तो जब एक भारतीय न्यायाधीश एक भारतीय जज बनने लगा, तो धीरे धीरे जो भारतीयों के राइट्स थे वो कहीं ना कहीं इंश्योर होने लगे। उनके साथ जो पार्शियलिटी होती थी, जो बायसनेस होता था, वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जज थे वो इंश्योर करते थे कि जितना संभव हो सके वो इंडियंस के ह्यूमन राइट्स को, इंडियंस के राइट्स को इंश्योर कर पाए। ओके। Another example of British arbitrariness was the Rowlatt Act, which we earlier discussed, which allowed the British government to imprison people without due trial. ये जो 1919 का रोलेट एक्ट था, जिसे अनार्कियल एक्ट भी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा अधिकार दे देता है टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि जिसे चाहे वो अरेस्ट कर सकते थे। बस जिसे मन किया उसे उठा लिए अपने मन से कि हाँ भाई ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ आंदोलन कर रहा है, कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ भी जो भी मन में आए उनके, कुछ भी एलिगेशन लगा के उसे अरेस्ट कर लेते थे विदाउट ड्यू ट्रायल, कोई न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया को बिना फॉलो किए। इंडियन नेशनलिस्ट्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर वेमेंट इन देयर अपोजिशन टू द रॉलेट बिल्स। महात्मा गांधी जी ने जो प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट था, जब रॉलेट एक्ट पास नहीं हुआ था, अभी प्रस्तावित था, उसी समय से उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। Despite the large number of protests, the Rowlatt Act came into effect on 10th of March 1919. In Punjab, protest against this act continued quite actively on April 10. Two leaders of the movement, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu, वर अरेस्टेड। तो पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा था 1919 रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और वहां पे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे, उन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट, अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13th ऑफ अप्रैल एट जालियावाला बाग इन अमृतसर। जालियावाला बाग अमृतसर में बहुत सारे लोग जो थे वो बैसाखी फेयर सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, सम पीपल गेदर्ड टू protest against the arrest of the Dr. Satyapal and Saifuddin Kichlu. General Dyer entered the park with his troops. They closed the only exit, एक ही बाहर निकलने का रास्ता था, and without giving any warning, General Dyer ordered the troops to fire. Several hundreds of people died in the gunfire and many more were wounded, including women and children. This painting shows troops firing on the people during the Jallianwala Bagh massacre. So I didn't include the painting, but you can understand lots of people died. Although in government reports, always the minimum reports are shown, बहुत कम रिपोर्ट दर्ज किए जाते हैं, कम रिपोर्ट शो किए जाते हैं, लेकिन इन रियलिटी लॉट्स ऑफ पीपल डाइड। With the adoption of the constitution, this document served as the foundation on which our representatives began making laws for the country. So dear friends, पहले तो ये समझ लें कि ये जो ब्रिटिशर्स के आर्बिट्रेरीनेस थे, वो अपने मन से कुछ भी कानून बना देते थे और हमारे इंडियंस को परेशानियां होती थी। तो उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जो जिसमें मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इंडियंस, तो उन्होंने ये एंश्योर करा कि इस तरह के आर्बिट्रेरीनेस ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह के इवेंट्स ना हो। उससे बचने के लिए एंश्योर किया गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करा जाएगा, और ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल। सब कानून के सामने सब क्या होंगे, बराबर होंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लोअर कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या मतलब कहने का मतलब है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स सी हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, sons, daughters and their mothers can get equal shares of property. डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, धीरे धीरे हम इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऑल दोज डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कोई स्पेशल पर्टिकुलर ट्राइबल्स हो,
वो सब जो लोग, चाहे वो एससी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, सबके लिए, या माइनॉरिटी हो, उन सब के लिए धीरे धीरे हमने इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए अलग अलग तरह के एक्ट्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एजेंडा में भी था। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डू न्यू लॉज केम अबाउट? नया कानून आता कैसे है, बनता क्यों है? देयर मस्ट बी अ रीजन। So let's see, parliament in center and legislative assembly in state frame laws. Dear friends, जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट मीन्स द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट है, या स्टेट में जो स्टेट असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, वो कानून बनाते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। पहली बात तो ये है। अब उसमें डिपेंड करता है कि कौन किस तरह के कानून बना सकता है। ये सारे हमारे संविधान में डिस्क्राइब हैं, लाइक द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे सेंटर कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट पे राज्य कानून बनाता है, वहीं कंकरेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन सेंटर अगर कानून बाद में बनाता है तो सेंटर के कानून प्रिवेल करते हैं, मतलब सेंटर का कानून ही अप्लाई होता है। और कुछ ऐसे रूल होते हैं जिसे रेसिड्यूरी पावर बोलते हैं, जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट तीनों में शामिल नहीं होते हैं। तो उस पे जो भी पॉलिसी फ्रेम होता है, जो भी नीतियां बनती हैं, वो सेंटर के पास राइट होता है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Let's see. Domestic violence generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. तो डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, कि अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, या कोई ऐसा इल कस्टम है, कोई भी ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को हार्म कर रही है। तो वैसे सिचुएशन में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने एनविजन किया था चीजों को। उसने ये सोच रखा था कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए कि आगे चल के हम डिस्क्रिमिनेशन लेस सोसाइटी को इंश्योर कर पाए। जितना संभव हो सका वो सब संविधान में लागू कर दिए गए, और जो चीजें नहीं हो पाई उसे धीरे धीरे आगे करके थ्रू द एक्ट, थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, उसे इंश्योर करा गया। जैसे हमने देखा हिंदू सक्सेशन एक्ट, वैसे ही जैसे हम देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, the Protection of Women from the Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrat- perpetrating the violence। तो कोई भी जो वुमेन है उसके रिगार्डिंग ये बताया गया है कि कोई भी अगर मेल उसके खिलाफ किसी भी तरह से वायलेंस करता है, तो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो ये इंश्योर करेगा कि महिलाओं के साथ इस तरह का कोई भी समस्या ना हो। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉस, रिमेंबर, lots of acts and rules and regulations sometimes came and then government have to retreat। तो कई बार क्या होता है, सरकार कोई कानून पारित कर देती है, लोगों को वो कानून पसंद नहीं आता है, तो सरकार को आखिरकार दबाव में आकर जनता के वो कानून वापस भी लेने पड़ जाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर्स, सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। हो सकता है कोई एक ऐसा कानून बना दिया जाए जो लोगों को, जनता को लगता हो कि नहीं, ये कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये रिप्रेसिव है कहीं ना कहीं। तो वो लोग, जनता जो है, सिटीजन जो है, प्रोटेस्ट करते हैं, और ऐसे में सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। द कोर्ट हैज पावर टू मॉडिफाई और कैंसल लॉज इफ इट फाइंड्स दैट दे डोंट अडहियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो है कि गवर्नमेंट खुद से ही, जो उसने अगर कोई गलत कानून पारित कर दिया है, कोई ऐसा कानून पारित कर दिया है जो लोगों को पसंद नहीं है, तो वो खुद ही उसे वापस कर ले, खुद ही उस कानून को रद्द कर दे। या न्यायालय जो है, कई बार न्यायालय भी, जुडिशियरी भी
कोर्ट भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ऐसे मुद्दों में एक्शन ले सकता है। वो ऐसा कब करता है, न्यायालय ऐसा तब करता है जब उसे लगता है कि एनी पर्टिकुलर रूल, रेगुलेशन और पॉलिसी विच इज हैम्परिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर न्यायालय को लगता है, कोर्ट को लगता है कि भारतीय संविधान के सिद्धांतों के विपरीत अगर कोई भी पॉलिसी बनाई गई है, कोई रूल रेगुलेशन बनाया गया है, कोई एक्ट लाया गया है, तो उस सिचुएशन में वो उसे रद्द कर देता है, क्रैश कर देता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ लेट्स सी, there are some terminology which we should be aware of, like criticize, to find fault with or disprove of a person or thing. In the context of this chapter, it refers to the citizen finding fault with the functioning of the government. गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, करप्शन कर रही है, गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे रही है, अलग अलग तरह के मुद्दे हो सकते हैं जिसपे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, 1870 सेडिशन एक्ट। तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया, ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, जब इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने एक ऐसा एक्ट पारित कर दिया, पास कर दिया कि कोई क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाएगा। बट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सो हियर यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। और क्रिटिसाइज का मतलब क्या है, यू आर नाउ ओके विद इट, यू गेट द पॉइंट। ओके, इवोल्यूशन, process of development from a simple to complex form, and is often used to discuss the development of a species of plant or plants or animals. In the context of this chapter, it refers to the way in which protecting women against domestic violence developed from an urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country. जैसे भारत का संविधान बना, उस समय बहुत सारे ऐसे एक्ट्स थे जो उस समय नहीं थे, लेकिन बाद में अलग अलग तरह के एक्ट्स लागू किए गए, लाए गए, फ्रेमवर्क, उस तरह के पॉलिसी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया। तो इसको ही इवोल्यूशन बताया जा रहा है कि जब अगर कोई चीज है, उसकी जरूरत आन पड़ी है, अर्जेंटली नीड है उस तरह की चीजों की, उस तरह की जरूरत महसूस करी गई है कि नहीं, महिलाओं के साथ वायलेंस हो रहा है, इसे रोकने के लिए कोई ना कोई एक्ट लाना पड़ेगा। दैट्स वाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन 2005 ब्रॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह के अलग अलग तरह के एक्ट्स लाए गए। नाउ लेट्स सी सेडिशन। दिस अप्लाइज टू एनीथिंग दैट गवर्नमेंट माइट कंसीडर एज स्टीरिंग अप रेजिस्टेंस और रेबेलियन अगेंस्ट इट। कोई भी चीज अगर सरकार के खिलाफ है, सरकार को लगता है कि ये सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है या कुछ विद्रोह किया जा रहा है, इन सच केसेस द गवर्नमेंट डज नॉट नीड एब्सोल्यूट एविडेंस। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को बिल्कुल कोई एक पुख्ता सबूत नहीं चाहिए होता है। वो कई बार डाउट के आधार पे, संदेह के आधार पे भी, कि हाँ ये कुछ कंस्पिरेसी हो रही है, कोई साजिश चल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, वैसे उस बेस पे भी वो अरेस्ट कर सकता है लोगों को। Under Sedition Act of 1870, the British had a very broad interpretation of what constituted sedition. And what this meant was that they could arrest and detain any person they wanted under this act. The nationalists considered this law arbitrary because persons were arrested for a variety of reasons that were seldom clarified beforehand, as well as because those arrested were often kept in jail without a ट्रायल। तो ब्रिटिशर्स जो 1870 में सेडिशन एक्ट लाए थे, उसको इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, भारतीय राष्ट्रवादी और लीडर्स जो थे, भारत के जो राष्ट्रवादी नेता जो थे, उन्होंने उसको काफी गलत माना था, क्योंकि बिना किसी ट्रायल के, बिना न्यायिक पुनरीक्षण के, बिना न्याय के जांच के उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। ओके, I hope it's clear to all of you. Now let's see repressive. To control severely in order to prevent free and natural development or expression. In the context of this chapter, it refers to laws that brutally control persons and often prevent them from exercising their fundamental rights, including right to speech and assembly. कोई कुछ बोल रहा है तो उसे बोलने से रोक देना, सेंसर एक्ट, लाइक सेंसर एक्ट, याद आ रहा है। और या फिर कहीं असेंबली हो रही है, पीसफुल असेंबली हो रही है, लोग कहीं इकट्ठा होकर किसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको रोक देना।
और उस पर सीवियर कंट्रोल मीन्स ब्रूटली कंट्रोल करना, पुलिस एक्शन कर देना, फायरिंग ऑर्डर कर देना या कुछ भी कर देना। तो इस तरह की चीजें, इसे बोलते हैं रिप्रेसिव वे। तो बिल्कुल ही यू आप कह सकते हो कि कठोर कार्रवाई करना एक तरह से। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। द रिमेनिंग discussion we will be taking in upcoming videos. I hope you all get it, you all enjoy this video, you all understand this topic. So dear friends, if there are any queries, comment below, and your suggestions are also welcome. Thanks for watching.